करोड़ों वर्षों से कुछ ऐसा है जो महासागर की गहराइयों में छुपा हुआ है। आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते या सोनार से उसका नक्शा नहीं बना सकते, फिर भी वो पूरी की पूरी प्रजातियों को वहीं फंसा कर रखता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसके शिकारों का पता लगाया। अजीब जेलीफिश के रिश्तेदार जो लगभग एक जैसे दिखते हैं, बस एक अजीब सी बात छोड़कर एक पूरी दुनिया के महासागरों में घूमता है। दूसरा आर्कटिक में फंसा हुआ है, बाहर निकलने में असमर्थ। आखिर उसकी राह में क्या रुकावट है? ना तो बर्फ, न ही ठोस जमीन और न ही ये अथाह गहराई। यहाँ कुछ और ही अजीब गरीब चीज है। आइए इस रहस्य पे एक नजर डालते हैं। हम जिस खास जेलीफिश की बात कर रहे हैं वो एक ऐसी उपप्रजाति से ताल्लुक रखती है जिसका नाम काफी जटिल और उच्चारण करने में बेहद मुश्किल है, इसलिए मैं इसका नाम नहीं लूंगा। देखना, वैसे वे समुद्र की बहुत गहराई में लगभग 3300 से 6600 फीट नीचे रहते हैं। वो जगह इतनी गहरी है कि वहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। विचित्र बात यह है कि इनमें से कुछ जेलीफिश के छाते के आकार के शरीर के ऊपर एक छोटा सा उभार या गांठ होती है, जबकि अन्य में ऐसा नहीं होता है। और यही छोटी सी भिन्नता उनकी पूरी जिंदगी की कहानी तय कर देती है। जिस जेलीफिश के ऊपर गांठ होती है वे दुनिया भर के सभी महासागरों में पाई जाती हैं। जिन जेलीफिश के ऊपर गांठ नहीं होती वे आर्कटिक में ही फंसी रह जाती हैं, जैसे उन्हें जिंदगी भर के लिए रोक दिया गया हो। ये पता लगाने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है, वैज्ञानिक जेवियर मॉन्टेनेग्रो और उनकी टीम ने जेलीफिश की 120 साल से भी ज्यादा पुरानी तस्वीरों और देखे जाने की घटनाओं का अध्ययन किया। फिर उन्होंने इसमें आधुनिक डीएनए परीक्षण भी जोड़ा। नतीजे बड़े दिलचस्प थे। आनुवांशिक रूप से आर्कटिक में गांठ वाली और बिना गांठ वाली जेलीफिश पश्चिमी अटलांटिक की गांठ वाली प्रजातियों के समान थीं। खैर, इस अजीब समानता के बावजूद केवल बिना गांठ वाली जेलीफिश ही उत्तर में फंसी रहती हैं। तो आखिर क्या चीज है जो उन्हें बाहर जाने से रोक रही है? ये कोई विशाल पानी के नीचे की दीवार या चट्टानी बाधा नहीं है। इसके बजाय वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दीवार जैविक है या फिर भूगोल से जुड़ी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वॉलिस लाइन नाम की एक चीज है जो प्रकृति की अदृश्य सीमा है। तो कल्पना कीजिए कि आप इंडोनेशिया में एक नाव पे सवार हैं, बाली द्वीप से लोम्बोक द्वीप की ओर जा रहे हैं। ये दूरी केवल 22 मील है, यानी डेक पर लंबी झपकी लेने के लिए भी काफी नहीं। वहां पहुंचने पर समुद्र तट एक जैसे दिखते हैं, मौसम भी वैसा ही महसूस होता है और सभी नारियल के पेड़ एक ही तरह से लहराते हैं। लेकिन जब आप जानवरों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी अलग ही ब्रह्मांड में कदम रख रहे हो। पक्षी, स्तनधारी, यहाँ तक कि सरीसृप भी अचानक वैसा नहीं दिखते जैसे आपने थोड़ी दूर पहले देखे थे। इन दोनों दुनियाओं को बांटने वाली वो अदृश्य रेखा ही वॉलिस लाइन है। ये कहानी 1859 में शुरू हुई थी। अल्फ्रेड रसेल वॉलिस एक ब्रिटिश प्रकृतिवादी ईस्ट इंडीज की यात्रा पे निकले थे। जब वे द्वीपों के बीच घूम रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो समझ से बाहर था। पश्चिमी द्वीपों पर जैसे बोर्नियो और बाली, वहां के जानवर पूरी तरह एशिया के लगते हैं। बंदर, बाघ, कठफोड़वा, वही आम जीव। लेकिन पूरब की ओर जानवर ऐसे लगते हैं जैसे सीधे ऑस्ट्रेलिया से आए हों। मार्सुपियल्स, काकाटू, यहाँ तक कि कंगारू के रिश्तेदार भी। दोनों तरफ के जीवों में बिल्कुल भी मिलावट नहीं थी। वॉलिस ने समझा कि पानी की एक पतली सी पट्टी भी एक विशाल जैविक सीमा की तरह काम कर सकती है। दो द्वीप जो इतने पास हैं कि एक दूसरे को पानी के पार से देखा जा सकता है, उनमें इतना अलग वन्य जीवन कैसे हो सकता है? ये रेखा केवल प्रकृति की कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि शक्तिशाली भूवैज्ञानिक शक्तियों का परिणाम है। इन द्वीपों के बीच पानी के नीचे ऐसी खाइयां हैं जो कभी सूखी ही नहीं, चाहे प्राचीन समुद्र का स्तर ऊपर नीचे होता रहा हो। पश्चिम में आप सुंडा शेल्फ पा सकते हैं। ये एक विशाल डूबी हुई पट्टी है जो कभी एशिया को पास के द्वीपों से जोड़ती थी। इसी वजह से बोर्नियो, सुमात्रा और जावा एशियाई किस्म के वन्य जीवन से भरे हुए हैं। पूरब में साहू शेल्फ है। ये कभी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को जोड़ता था, जिससे ऑस्ट्रेलियाई प्रजातियां फैल सकीं। वॉलिस रेखा ठीक इन शेल्फों के बीच से गुजरती है। दुनिया का ये हिस्सा, इंडो ऑस्ट्रेलियन द्वीप समूह, वही है जहां 4 विशाल टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ा, जानवर द्वीपों पे फंस गए। जब समुद्र का स्तर गिरा, कुछ प्रजातियां पार कर गई, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इसी वजह से 2 द्वीप जो बस एक छोटी नाव की दूरी पर हैं, पूरी तरह अलग पारिस्थितिक तंत्रों के साथ खत्म हुए। वॉलिस रेखा कोई हाल की खोज नहीं है। ये अदृश्य सीमा लाखों सालों से जानवरों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब प्लाइस्टोसीन युग में जब विशाल मैमथ पृथ्वी पर घूमते थे और समुद्र का स्तर 400 फीट तक नीचे था, इंडोनेशिया के कई द्वीप असल में जुड़े हुए थे। बाघ और हाथी एक जगह से दूसरी जगह बिना पानी छुए घूम सकते थे, लेकिन समुद्र का स्तर इतना नीचे गिरने के बावजूद
एशिया और ऑस्ट्रेलिया कभी भी आपस में नहीं जुड़े। उनके बीच हमेशा बहुत गहरे पानी की एक पट्टी रही और वो पानी की खाई एक ऐसी दीवार की तरह थी जिसे पार करना नामुमकिन था। 50 मिलियन साल से भी ज्यादा समय से ये जानवरों को आपस में मिलने से रोक रही है। एशिया के जीवों को एक तरफ और ऑस्ट्रेलिया के अजीब जीवों को दूसरी तरफ रखती है। उन दोनों महाद्वीपों के बीच फंसे हुए द्वीपों के उस मध्य क्षेत्र को वॉलेसिया कहा जाता है। सिर्फ वे जानवर जो तैर सकते थे, उड़ सकते थे या किसी तरह खुले समुद्र को पार कर सकते थे, वही वहां रह पाए। बाकी सभी अपने अपने घरों में फंसे रह गए। कोई अपवाद नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं, पृथ्वी पर लगभग हर घटना के लिए कोई न कोई तार्किक वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है। शायद हम उन गरीब फंसी हुई जेलीफिश में से किसी एक को ढूंढ सकते हैं। माना जाता है कि समस्या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में है। ये गर्म धारा है जो गल्फ स्ट्रीम से ऊपर की ओर बहती है। वैज्ञानिकों को ठीक ठीक पता नहीं है क्यों, लेकिन इस क्षेत्र में कुछ ऐसा है जो बिना नौव वाली जेलीफिश को रोक देता है। एक सिद्धांत ये कहता है कि ड्रिफ्ट के पार शिकारी इन जीवों के लिए बहुत खतरनाक हैं। एक और विचार ये है कि नॉब खुद ही किसी तरह जेलीफिश को जीवित रहने में बढ़त देता है, लेकिन असल में कोई नहीं जानता। फिलहाल ये एक अदृश्य सीमा की तरह है। नॉब वाली जेलीफिश पार कर जाती हैं, बिना नॉब वाली जेलीफिश वहीं रह जाती हैं। आर्कटिक के पैसिफिक किनारे पर किसी रहस्यमय बाधा की जरूरत ही नहीं है। बेरिंग जल डमरू मध्य पहले से ही ये काम करता है। ऑस्टन इसकी गहराई केवल 165 फीट है, जो गहरे समुद्र के जीवों के लिए पार करने के लिए बहुत उथला है। तो ये जेलीफिश चाहे नॉब हो या ना हो, दक्षिण की ओर भाग नहीं सकती। और चूंकि हम फिर से जानवरों के जीवन की बात कर रहे हैं, तो चलिए वॉलेस लाइन के अजीब जीव जंतुओं की कुछ और बातें करते हैं, क्योंकि जानवरों के जरिए इस बाधा को सबसे आसानी से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए पक्षी अक्सर खुले पानी की सबसे छोटी खाई भी पार करने से इनकार कर देते हैं, इसलिए उनकी प्रजातियां ठीक उसी रेखा पर रुक जाती हैं। स्तनधारी तो और भी सख्त हैं। चमगादड़ उड़ सकते हैं, इसलिए वे पार कर लेते हैं, लेकिन बड़े भूमि जीव कभी उस पार नहीं जा पाए। ऑस्ट्रेलियाई तरफ सब कुछ मार्सुपियल्स के इर्द गिर्द घूमता है, जैसे कंगारू और पॉसम। आपको वहां पिछले कुछ समय में बसे हुए देसी चूहे भी देखने को मिल सकते हैं। एशियाई तरफ आपको एक अलग समूह मिलता है, लंगूर, हाथी, बाघ, बिल्ली, बंदर, गैंडे। कुछ अजीब अपवाद जरूर हैं। सुलावेसी, जो इस विभाजन के ठीक बीच में है, वहां मकाक, सुअर और बड़ी आंखों वाले छोटे टार्सियर मिलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये विभाजन साफ दिखाई देता है। नाव से उतरते ही जानवरों की दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। लेकिन फिर पौधों का क्या? असल में वे हमेशा इतनी सख्ती से नियमों का पालन नहीं करते। बीज पक्षियों के साथ यात्रा कर सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं या हवा के साथ उड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ भी वॉलेस रेखा दिखाई देती है। उदाहरण के लिए यूकेलिप्टस के पेड़ लेके जाए, ये उतने ही ऑस्ट्रेलियाई हैं जितने कंगारू। लगभग कोई भी प्रजाति एशिया तक नहीं पहुंच पाती। सिर्फ एक अपवाद है जो किसी तरह सुलावेसी और फिलीपींस में उगाया। यही है वॉलेस रेखा का जादू। दो द्वीप एक जैसे दिख सकते हैं, एक जैसा मौसम, एक जैसे जंगल, कभी कभी तो इतने पास कि आप जल डमरू मध्य के पार देख सकते हैं, लेकिन उनके जानवर दिन और रात की तरह अलग होते हैं। और ये सब समुद्र में मौजूद एक अदृश्य सीमा के कारण है, जो लाखों सालों से बनी हुई है। ऐसी खोजें छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें दिखाती हैं कि समुद्र में अब भी ऐसी छुपी हुई सीमाएं हैं जिन्हें इंसान नहीं समझ पाया है। ये अदृश्य बाड़ें समझा सकती हैं कि समुद्री जानवर कैसे फैलते हैं, विकसित होते हैं और जीवित रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार एक ही आनुवंशिक परिवार में दो अलग अलग शरीर संरचनाएं मिलना ये दिखाता है कि हम जेलीफिश और अन्य जेलेटिनस जीवों के बारे में कितना कम जानते हैं। जहां तक वॉलेस रेखा की बात है, आज भी ये जैव भूगोल के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक बनी हुई है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन हमेशा समान रूप से नहीं फैलता। कभी कभी पानी की छोटी सी पट्टी भी एक ऐसी दीवार बन जाती है जिसे पार नहीं किया जा सकता। विशाल और गहरे महासागरों में वास्तव में जितना हमने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा अनगिनत अनसुलझे रहस्य छुपे हुए हैं।